नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIE 141 के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा चीन में अफीम युद्ध। ना सिर्फ चीन के इतिहास के नज़रिए से बल्कि हमारे सिलेबस के नज़रिए से भी ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है, क्योंकि चीन के इतिहास की अगर हम बात करें तो उसमें अफीम युद्ध ने चीन के इतिहास को एक नई दिशा में मोड़ दिया। और इस युद्ध के बाद ही चीन जो है वो यूरोपियन चंगुल में फंसना शुरू हो गया, जहां ब्रिटेन ने इसे अपने चंगुल में फंसा लिया। फिर फ्रांस की तीखी नज़रें भी इसके ऊपर चली गई। उधर जापान ने ये सोचा कि मैं भी इसे कंट्रोल में कर लूँ, इधर अमेरिका भी अपनी राह में है, और उधर रशिया भी ये सोच रहा है कि मैं भी चीन को अपने चंगुल में कर लूँ। क्योंकि अफीम युद्ध ने यूरोपियंस के सामने चाइना की सारी कमजोरियां खोलकर रख दी कि चीन सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी पिछड़ चुका है और यही मौका है कि चीन को कंट्रोल में कर लो। तो इस वजह से चीन युद्ध अपनी इंपॉर्टेंस रखता है चीन के इतिहास में। लेकिन कोई युद्ध यूं ही तो नहीं होता, कोई व्यवस्था एकदम से यूं ही तो नहीं बिगड़ती। उसके पीछे घटनाओं का एक सिलसिला चलता है लंबा वाला, और उसी लंबे सिलसिले के बाद कोई घटना घटित होती है। और यहाँ इस चैप्टर में सबसे पहले वही बताया जाएगा कि अफीम युद्ध के क्या कारण थे और अफीम युद्ध का चीन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे जो पारंपरिक चीन है उसकी आखिर विदेशों से संबंधों की शुरुआत हुई कहाँ से, और अगर चीन के विदेशों से संबंध बने तो वो किस तरीके के थे। क्योंकि हमेशा संबंध दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है कि हर एक देश से आप सम्मानपूर्वक मिल रहे हो और समानता वाले यानी कि इक्वलिटी बेस्ड रिलेशन है। निगेटिव का मतलब ये है कि सामने वाला जो देश है वो आपको कमज़ोर निगाहों से देख रहा है। तो चीन के साथ कैसे थे संबंध, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर हम ये पढ़ेंगे कि आखिर वो कौन से फैक्टर थे जिन्होंने चीन और पश्चिमी देशों के बीच में संबंधों की शुरुआत करी। और लास्ट में हम ये भी पढ़ेंगे कि अफीम का व्यापार आखिर किस तरीके से चीन में शुरुआत हुई। तो अफीम का व्यापार आखिर चीन में शुरू ही क्यों हुआ और ये कहाँ से आती थी अफीम, और किस तरीके से अफीम ने ना सिर्फ चीन को बल्कि उसके लोगों को भी धीरे धीरे करके अपनी आदत की चपेट में ला दिया। और फिर पहला अफीम युद्ध होगा 1839 से लेकर 1842 तक, और ये युद्ध खत्म होगा नानकिंग की संधि पर। इसके बाद फिर से चीन में कुछ घटनाएं घटित होंगी, और उन घटनाओं का परिणाम ये होगा कि चीन में 1858 से लेकर 1860 तक दूसरा अफीम युद्ध होगा, और ये युद्ध खत्म होगा तेनसिन की संधि पर। तो दो अफीम युद्ध दोनों अलग अलग संधियों पर खत्म होंगे। दोनों अफीम युद्धों के कुछ कारण रहे होंगे। इन सभी कारणों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और द बुक सोसाइटी को सहयोग भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें यही बता रही है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। वास्तविक रूप से चैप्टर जो शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पर हम सबसे पहले इन अफीम युद्धों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे, यानी कि पृष्ठभूमि जानेंगे। तो अफीम युद्धों की जब हम पृष्ठभूमि समझेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो शुरुआती चीन था ना, ये पारंपरिक चीन का मतलब जो शुरुआती चीन था, तो जो शुरुआती चीन था इसका जो विदेशी संबंध थे इन्हें दो फैक्टर प्रभावित कर रहे थे। तो चीन के विदेशियों से जो संबंध बन रहे थे, विदेशी संबंधों की जो सिस्टम बन रहा था, विदेशी संबंधों की जो व्यवस्था बन रही थी, वो कितने कारकों पर निर्भर थी? दो। हर देश की जो विदेशी व्यवस्था है वो इन्हीं दो कारकों पर निर्भर होती है। पहली चीज़ ये होती है कि उस देश की ज्योग्राफिकल स्थिति क्या है। तो हम यहाँ पर यही देखेंगे कि चीनी साम्राज्य की स्थिति कैसी है, उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो जब आप देखो चीन का भूगोल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि चीन का अपना एक विशाल आकार है, यानी कि एक बहुत बड़े आकार वाला देश है। इसके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि संपदाएं हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी नदियां हैं, माउंटेन्स हैं। तो एक देश को जो जो चीज़ें चाहिए होती है वो सब है। बहुत बड़े आकार पर इसकी खेती होती है, तो अच्छा खासा ठीक ठाक माहौल था। अब जिस देश के पास इतनी सारे नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, इतनी अच्छी कृषि प्रणाली होगी, तो उसकी अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी, तो ताकत भी उस देश के पास बहुत थी। और कल्चरल लेवल भी बहुत अच्छा था, यानी कि संस्कृति भी उच्च स्तर की थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये देश आत्मनिर्भर था, इसे किसी दूसरे देश के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं थी। तो चीन की विदेश नीति को कौन सी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं? सबसे पहले उसका विशाल आकार, दूसरी उसकी संपत्ति, तीसरी उसकी ताकत, चौथा उसका कल्चर, पांचवी उसकी आत्मनिर्भरता। तो किसी देश के पास भी ये सारी चीज़ें होंगी तो वो खुद दूसरों से संबंध बनाने नहीं जाएगा, बल्कि दूसरे उससे संबंध बनाने आएंगे। तो देखो, किसी भी देश की राजनीति को उसकी फॉरेन पॉलिसी प्रभावित करती करती है, बात ध्यान रखना। किसी भी देश की इंटरनल पॉलिटिक्स को, आंतरिक राजनीति को उस देश की विदेश नीति प्रभावित करती है। क्योंकि चीन के पास इतना सारी चीज़ें थीं तो दूसरे लोगों की नज़रें इसके ऊपर अलग तरीके की थीं। तो जो दूसरे छोटे छोटे देश थे वो ये सोचते कि यार चीन पर अटैक कर दें और चीन की संपत्ति छीन लें, चीन की कृषि क्षेत्र छीन लें,
चीन पर हमारा कंट्रोल हो जाए, इसलिए सबकी निगाह चीन पर थी। तो चीन के जो आसपास के देश थे वो इस पर क्या करते थे, अटैक। अब सिंपल सी बात है, कोई देश गरीब है, फटेहाल है, तो उस पर क्या होगा, उस पर कोई अटैक करेगा क्या, नहीं करेगा, बल्कि वो देश दूसरे देशों पर अटैक करेगा। एग्जाम्पल आप ही देख लो, जैसे इंडिया है, तो इंडिया के आसपास के देश जो है वो फटीचर टाइप के हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो ये सोचते हैं कि हम इस पर अटैक कर दें, बट उन पर कोई अटैक करता है क्या, उन पर कोई अटैक नहीं करता, क्योंकि फटीचर है पहले से। सेम यहाँ पर चीन का भी सीन था। चीन के पास क्या था, विशालाकार था, संपत्ति थी, ताकत थी, कल्चर अच्छा था, और सबसे बड़ी बात थी ये क्या था, सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री थी, आत्मनिर्भर थी। तो आसपास के जो देश थे, जो खाना बदोश टाइप के लोग थे, वो इन पर अटैक करने की सोचते थे ताकि वो इन पर कंट्रोल कर लें। तो फॉरेन पॉलिसी पहली चीज़ तो इससे प्रभावित हुई। दूसरी चीज़ क्या थी कि चीन के आसपास के जो इलाके थे, जो मैंने पहले बता दिए, खाना बदोश टाइप के थे। खाना बदोश वो लोग होते हैं जो खाने की तलाश में, चारागाहों की तलाश में अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, और जहां उन्हें बसने लायक जगह मिल जाती है वहां वो बस भी जाते हैं, इसके लिए चाहे उन्हें लड़ाई ही क्यों ना करनी पड़े। तो इसलिए चीन के आसपास के इलाकों से चीन को सैनिक खतरा भी बना रहता था। कुल मिलाकर ये दोनों फैक्टर थे, इन्होंने चीन की विदेश नीति को प्रभावित किया और अलग अलग विशेषताओं को भी जन्म दिया। एक तरफ तो चीन के लोग आत्मसंतोषी थे, यानी कि चीन आत्मसंतोष में था कि यार हमारे पास सब चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से चीन के लोगों में आत्मविश्वास भी था कि हम दुनिया में सबसे सर्वोच्च हैं। अब किसी के पास सारी चीज़ें होंगी तो घमंड तो आने ही आना है, तो चीन के लोगों में अभिमान भी था। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई चीन के लोगों में अभिमान था, तो हमें ऐसे पता चलेगा कि चीन के लोग ना दूसरे लोगों के मुकाबले अपने आप को सर्वोच्च समझते थे, और जो दूसरे धर्म के लोग थे, दूसरी जाति के लोग थे, दूसरी कौम के जो क्षेत्र थे, दूसरे राज्य थे, इनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे चीन के लोग, क्योंकि चीन के लोग ये सोचते थे कि हम सर्वोच्च हैं, दूसरे लोग हमसे निम्न हैं, तो हम उनसे अच्छा व्यवहार क्यों करें। इसी चीज़ को चीनी केंद्रिता या फिर साइनोसेंट्रिज्म भी कहा जाता है। तो चीनी केंद्रिता का मतलब यह है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था इसे। तो चीनी केंद्रिता का मतलब है कि चीनी लोग अपने आप को सेंट्रल में रखते हैं पूरी दुनिया के। उनका ये मानना है कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कल्चर हमारा है, सबसे अच्छा देश हमारा है, सबसे अच्छी संस्कृति हमारी है, और हमें दूसरों पर राज करना चाहिए। इतनी बात दिक्कत है नहीं है यहाँ तक, कोई भी आपको अच्छे से समझ में आ रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो चीन के विदेशी संबंध कैसे तरीके से बन रहे हैं, एक तरफा बन रहे हैं, जिसमें चीनी लोग अपने आप को सर्वोच्च मान रहे हैं। अब इसी वजह से जो दूसरे लोग हैं वो इस पर अटैक भी करेंगे, तो इनके क्या होगा, असुरक्षा की भावना भी आएगी। तो पारंपरिक चीन की अगर हम विदेश नीति को समझने की सोचें, चाहे वो सांस्कृतिक स्तर पर समझें, चाहे वो हम सैनिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर समझें, ये बड़ी पेचीदा थी, उलझी हुई थी कि क्या चीन के लोग दूसरों से जुड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। खैर, जो चीन के आसपास के लोग थे उससे ये पता चलता है कि चीन के लोग उनसे जुड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन आसपास के लोग चीन से जुड़ना चाहते थे। 2000 सालों का जो इतिहास है चीन में, इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए दूसरों के साथ संबंधों में। कई बार स्थिति शांतिपूर्ण भी रही, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, सांस्कृतिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, और कई बार लड़ाई झगड़ों का भी सामना करना पड़ा। यानी कि वैसे तो मामला शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कई बार इस पर बार बार हमले हुए, जिसकी वजह से चीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया गया, और कई बार बहुत बड़े क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया गया। यानी कि 2000 सालों का जो इतिहास रहा चीन का शुरुआती, वो थोड़ा सा मिला जुला रहा। मिला जुला ये कि चीन विशालाकार है, विशाल संपत्ति है, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा है, अपने आप को सबसे सर्वोच्च माना जा रहा है, बाहरी लोग अटैक कर रहे हैं, कई बार कुछ क्षेत्रों को, कई बार बड़े क्षेत्रों पर कब्जा भी कर ले रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ना चीन टूटता नहीं है, देश देश रहता है, भले ही बाहर के लोग आकर इस पर शासन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आज के टाइम पर अगर आप राजनीति को पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हर देश के दो तरीके के मामले होते हैं, एक होता है घरेलू मामले और एक होते हैं बाहरी मामले। यानी कि एक होती है इंटरनल पॉलिटिक्स, एक होती है फॉरेन पॉलिटिक्स। तो फॉरेन मिनिस्ट्री अलग होती है और होम मिनिस्ट्री अलग होती है। तो होम मिनिस्ट्री अलग मंत्री संभालेगा और फॉरेन मिनिस्ट्री अलग मंत्री संभालेगा आज के डेट में। लेकिन जब हम पारंपरिक चीनी सिद्धांत को पढ़ते हैं तो वो फॉरेन मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री को अलग अलग नहीं रखते थे, वो सारी चीज़ें एक ही में लेकर चलते थे। उनका रीज़न था, जो चीन का राजा होता था ना, ये पूरी दुनिया को ये कहता था कि पूरी दुनिया एक ही स्वर्ग के नीचे है, यानी कि पूरी दुनिया एक ही है, और इस पूरी दुनिया का शासक कौन है, हम हैं। इसी फिलॉसफी को तियानशिया के नाम से जाना जाता है। यानी कि तियानशिया का मतलब है स्वर्ग के तले सभी प्राणी एक हैं, और उन सब का शासक कौन होगा, चीन होगा, चीन का राजा होगा। दूसरे लोग तो बर्बर हैं, बर्बर मतलब असभ्य हैं, अत्याचारी हैं, उन्हें जीने की कला नहीं आती, सभ्य नहीं है, निम्न किस्म के लोग हैं, और चीन के लोग सबसे उच्च हैं। तो इसलिए इन्होंने बाहरी सीमाएं सेट ही नहीं करी। इनका मानना था एक ही दुनिया है और वो चाइना है। तो इसी वजह से ना इनके जो विदेश नीति है वो ज़्यादा ठीक ठाक नहीं थी। चीनी लोग विदेशी कौमों के साथ व्यवहार करने के तरीके की आवश्यकता रखते ही नहीं थे, लेकिन दूसरे लोग इनसे संबंध बनाने की जोर देते थे। कुल मिलाकर जो दूसरे लोग इनसे संबंध बनाने पर आए वो 3 उद्देश्यों से आए। कुछ लोग चीन में आए व्यापार के उद्देश्य से कि हम चीन के लोगों से व्यापार कर लें।
यानी कि देखो चीन के लोग बाहरी लोगों से रिलेशन नहीं बना रहे हैं, बट बाहरी लोग चीन से रिलेशन बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? पहली चीज़ है व्यापार के उद्देश्य से, दूसरी चीज़ है सांस्कृतिक और धार्मिक उद्देश्य से। अब देखो सांस्कृतिक और धार्मिक उद्देश्य कैसे, जैसे जो क्रिश्चियन लोग थे वो क्रिश्चियनिटी फैलाने के इरादे से यहाँ पर आए, बौद्ध धर्म के लोग चीन में गए और उन्होंने पूरे के पूरे चीन को बुद्धिज्म में ही ला दिया, फिर इस्लामिक लोग भी यहाँ पर गए कि हमारा इस्लाम यहाँ पर फैल जाए। तो कुल मिलाकर लोग धार्मिक उद्देश्यों से और सांस्कृतिक कारकों से चीन में आ रहे हैं, चीन से संबंध बनाना चाह रहे हैं। तो कुछ लोग व्यापार के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग सांस्कृतिक धार्मिक कारकों से आ रहे हैं, कुछ लोग इसलिए आ रहे हैं कि यार चीन के कुछ एरिया को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है और अब वो सोच रहे हैं उन्हें राजनीतिक मान्यता मिल जाए और लीगल सत्ता उनकी आ जाए। तो अगर हम अब तक हम देखें चीन के विदेशों से संबंध, अभी चीन विदेशों के टच में आया नहीं है। अच्छा, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आखिर चीन विदेशों के टच में आने की शुरुआत कहाँ से हुई, आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से चीन जो है वो यूरोपियन के टच में आ गया। तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं कि देखो शुरुआती चीन ना किसी से ज़्यादा मतलब रखता नहीं था, वो अपने अपने में रहता था कि हम ही सबसे सर्वोच्च है, अपने को कोई दिक्कत है नहीं। बाहर के लोग उससे कंट्रोल करना बाहर के लोग उससे संबंध बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? व्यापार की वजह से, कल्चर की वजह से और अपनी राजनीति को लीगलिटी देने की वजह से। इतना सब कुछ चल रहा है। तो ऐसे में सीमा पर बहुत सारे लोग व्यापार करने आते थे, तीर्थ यात्रा करने आते थे, और इसके लिए चीन ने छोटे छोटे स्थानीय अधिकारी यानी कि लोकल ऑफिसर रख रखे थे। और ये ऑफिसर इस चीज़ को देखते थे कि व्यापार करने वाले लोग क्या कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा करने वाले लोग क्या कर रहे हैं, और फिर ये सम्राट के दरबार में सारी चीज़ें बताते थे कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे चल रही हैं। कुछ दूतों को भी रखा गया था जिनका काम होता था प्रोटोकॉल को देखें, कि यानी कि कोई बंदा जो बाहर का आ रहा है, व्यापार ही कर रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं व्यापार के जरिए धीरे धीरे करके वो चीन को कंट्रोल करना चाह रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं चीन में दंगे फैलाना चाह रहा हो। तो इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग अधिकारी रखे थे। लेकिन फिर भी विदेशी संबंधों के लिए यानी कि फॉरेन पॉलिसी के लिए अलग से कोई मिनिस्ट्री नहीं थी। जैसे आजकल फॉरेन मिनिस्टर होता है, आपको पता होगा इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इस समय एस जयशंकर जी हैं। तो इसी प्रकार से चीन में उस समय कोई विदेश मंत्री नहीं होता था, हालांकि छोटे छोटे अधिकारी बाकी चीज़ों के लिए होते थे। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं, यानी किताब ये कहना चाहती है कि चीन साम्राज्य का जो संपर्क है, जो आदान प्रदान है, जिन लोगों से होता था उनके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन बने हुए थे। यानी कि चीन के जो भी लोग, बाहर के जो भी लोग चीन से मिलने आते थे, उनके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन सेट कर रखी थी। लेकिन अलग से कोई फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं थी। जैसे बाहर का कोई बंदा व्यापार के लिए आया है या धर्म के लिए आया है या किसी भी चीज़ के लिए आया है सपोज डेट, तो वो क्या करेगा, जब चीन के राजा से मिलेगा तो उनको कुछ गिफ्ट देगा, यानी कि नजराने देगा। और एक व्यवस्था थी काउटाऊ। काउटाऊ व्यवस्था का मतलब होता है सिजदा करना। सिजदा का मतलब होता है ज़मीन पर पूरा लेट जाओ, ज़मीन को चूमो, उनके पैर के पास लेट जाओ, यानी कि आप उन्हें एक तरीके से भगवान मान रहे हो। तो इससे पता चलता है यार चीन के लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे कि वहाँ के राजा से कोई बंदा मिलने जाएगा तो उन्हें कुछ नजराना देगा, यानी गिफ्ट देगा, और जिस प्रकार से भगवान का सम्मान किया जाता है वैसे सजदा करेगा, सामने लेट जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो ये नजराना है, जो ये सिजदा है, दोनों ही व्यवस्था आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप जाओ करो। वरना चीन के लोग इसी बात पर अड़ते नहीं थे कि नहीं नहीं तुम सिजदा करोगे ही करोगे, तुम्हें ऐसा करना ही करना है, नजराना देना ही देना है। जबरदस्ती नहीं थी, औपचारिकता पर बल देते थे कि यार तुम आए हो, राजा से मिल रहे हो, अब राजा तो राजा ही है, तो राजा से मिलते हुए उसका थोड़ा सम्मान तो करोगे। ये थोड़ी है राजा के सामने आके उसे गाली देते हो, हाथ जोड़ के नमस्ते तो करोगे, कम से कम उससे कुछ तो करोगे। फिर आगे चलकर अरब के लोग आए यहाँ पर, और चीन का एक बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब जहाँ पर पानी के जहाज खड़े होते हैं, वो जगह थी कैंटन। तो कैंटन में अरब लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे करके चीन के बीजिंग तक माहौल बनता चला गया। तो शुरुआत में चीन का जो पारंपरिक विदेश संबंध है वो ज़्यादा खास है नहीं। चीन के लोग बाहरी लोगों से ज़्यादा टच में है नहीं। बाहर के लोग चीन से टच में हैं व्यापार के लिए, कल्चर के लिए, और लोग बाग आ जा रहे हैं, बट इतना कोई मैटर नहीं है। अब हम बात करेंगे आखिर वो कौन सी वजह रही जिसकी वजह से चीन यूरोपियन लोगों के टच में आ गया। यानी कि यहाँ से माहौल बनना शुरू होगा कि चीन जैसे यूरोपियन लोगों के टच में आएगा। और आपको पता ही है यूरोपियन लोग एक शनि महाराज की तरह होते हैं, जिसके टच में आ जाते हैं बस उसके खत्म करना शुरू करते हैं। इंडिया को देख लो, इंडिया यूरोपियन के टच में आया और गुलाम बन गया। चीन का माहौल भी कुछ इस तरीके से ही होगा। तो 2000 सालों के इतिहास के बाद 16वीं सेंचुरी आती है और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सबसे पहले पोर्टुगल से आते हैं, यात्रा करते हैं और चीन के कोस्टल एरिया पर यानी कि समुद्र पर पहुंचते हैं। और यहीं से चीन और यूरोप का संबंध की शुरुआत होती है। यानी कि सबसे पहले चीन में कौन आए? पुर्तगाली आए। ठीक है, एक शताब्दी बाद यानी कि 100 सालों बाद पुर्तगालियों के बाद आए ब्रिटिशर्स भी आए, यहाँ पर डचेस भी आए, जो कि बड़ी समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहे थे। यानी कि अगर हम शुरुआत करें, चीन की शुरुआत सबसे पहले किससे होती है? चीन की शुरुआत सबसे पहले होती है पुर्तगालियों से मिलने की। 100 साल तक पुर्तगाली अपना माहौल बनाते रहते हैं, उसके बाद ब्रिटिशर्स भी आते हैं और डच भी आते हैं। ठीक है, चीन के साथ ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था। यानी कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो धीरे धीरे करके डचेस वचेस को, फ्रेंच इन लोगों को सबको हरा देते हैं और आपस में संधि कर लेते हैं, और फिर एक अधिकार हो जाता है, यानी कि मोनोपोली हो जाती है कि भाई चीन के साथ सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, इसके अलावा और कोई व्यापार नहीं करेगा।
तो अंग्रेजों से ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अलावा और कोई कंपनी वहाँ से नहीं आएगी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही चीन के साथ व्यापार करेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं यूरोपियन कंट्रियों के साथ चीन का व्यापार कहाँ से शुरू हुआ, 16वीं सेंचुरी से। सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए, फिर डचेस भी आएंगे, फ्रेंचेस भी आएंगे, फिर ब्रिटिशर्स भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर मोनोपोली किसकी हो जाएगी, ब्रिटिशर्स की, यानी कि अंग्रेजों की। जैसे कि भारत में भी पुर्तगाली भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, डचेस भी आए थे और ब्रिटिशर्स भी आए थे। लेकिन मोनोपोली किसकी होगी धीरे धीरे करके, ब्रिटिशर्स की, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की। 17वीं सेंचुरी की मध्य से और 18वीं सेंचुरी की शुरुआत से समुद्री व्यापार में कई सारे उतार चढ़ाव आ रहे थे चीन में। इसका कारण केवल और केवल बाहर की राजनीति नहीं थी, बल्कि किसी देश की अंदर की राजनीति भी उसको प्रभावित करती है। हो क्या रहा था भाई, चीन में बहुत बड़ी घटना घटी 1644 में। तो पहला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 1644 में क्या हुआ कि वहाँ पे लगभग 300 सालों से शासन चल रहा था मिंग वंश का। तो 1644 से 300 साल पहले तक किसका शासन चला था, मिंग वंश का। लेकिन 1644 में चीन में एक बहुत बड़ी घटना घटेगी, और घटना ये घटेगी कि चीन में मांचू लोग आएंगे और मांचू लोग मिंग वंश को हराएंगे और अपनी सत्ता ला देंगे और अपने वंश का नाम रखेंगे छिंग वंश। यानी कि 1644 में चीन में तख्ता पलट हुआ, पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। 300 साल पुराना जो वंश था मिंग वंश, इसको हटा दिया गया और सत्ता किसके पास आ गई, मांचुओं के पास। और मांचुओं ने एक नए साम्राज्य की नींव रखी और इस साम्राज्य का नाम था छिंग वंश। ये ध्यान रखना, चीन का ये अंतिम शासक होगा। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है। तो 17वीं शताब्दी में चीन में बहुत सारी घटनाएं एक साथ घट रही हैं। एक तरफ तो यूरोपियन लोग चीन में आने की शुरुआत कर दे रहे हैं, वहीं चीन की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। 300 साल पुरानी जो पॉलिटिक्स है मिंग वंश की, वो खत्म हो गई है और नया वंश छिंग वंश यहाँ पर आ चुका है। और छिंग वंश की स्थापना कौन कर रहे हैं, मांचू। मांचू लोगों ने छिंग वंश की स्थापना करी और अपनी नई राजधानी बना दी, कौन सी, बीजिंग। तो चीन की राजधानी कौन बन गई, बीजिंग। कब बनी, छिंग वंश के दौरान। ये सब बहुत तेजी से घटने लगा और चीन संभल ही नहीं पाया। और चीन में दो विचारधाराएं आ गई। एक विचारधारा ये थी जो मांचू लोगों को सपोर्ट करती थी। दूसरे लोग जो ये थे वो ये कहते थे यार मांचू लोग विदेशी हैं, बाहर के लोग हैं, ये मंगोल से आए थे। तो मांचू लोग बाहर के लोग हैं, इन्होंने अटैक किया और यहाँ पर कंट्रोल कर लिया। तो कुछ लोग इनके विरोध में थे कि ये विदेशी हैं। तो ऐसे में चीन में 2 दशकों तक यानी कि लगभग 20 सालों तक गृह युद्ध भी चल रहा है। तो एक तरफ तो चीन में विदेशी कंपनियां अपने अपने फायदे के लिए एंट्री कर रही हैं, दूसरी तरफ चीन की इंटरनल पॉलिटिक्स बेकार चल रही है, वहाँ के राजाओं में आपसी लड़ाई हो रही है। छिंग वंश सत्ता में आता है तो उसके खिलाफ कुछ लोग आते हैं। 2 दशकों तक खूनी गृह युद्ध चलता है और छिंग वंश के राजाओं ने अपने विरोधियों को एक तरफ से मौत के घाट उतार दिया और अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इतनी बात कोई दिक्कत यहाँ तक आई होप सो नहीं होगी। मांचुओं ने क्या करा, लगभग 8 साल के दौर में 25 किलोमीटर तक के एरिया की आबादी को सफा कर दिया, वहाँ से बेदखल कर दिया। जितने भी लोग विरोध कर रहे थे उनको ख़त्म कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि समुंदर के आसपास के एरिया को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। जो छिंग वंश के लोग थे ये समुद्र के आसपास के लोगों को समुद्री दस्यु कहते थे। समुद्री दस्यु होते हैं समुद्री लुटेरे, कि अगर वहाँ से व्यापार हो रहा है तो आपकी नाव लूट लेंगे, लोगों को मार देंगे। तस्कर, तस्करी का मतलब है बाहर से नशीले पदार्थों का सेवन हो सकता है, किडनैपिंग हो सकती है, अपहरण हो सकता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ये सारी चीज़ें इलीगल वे में आ जा सकती हैं। तो जब छिंग वंश शासन में आया 1644 में, सबसे पहले उसने क्या करा, अपने विरोधियों को मारना शुरू करा, आसपास के एरिया खाली करवाने शुरू करे। समुद्र के पास उसने क्या करा, नई नई गतिविधियां शुरुआत कर दी, कंट्रोल करने की शुरुआत कर दी। समुद्र के आसपास के लोगों को समुद्री लुटेरे के रूप में देखते थे, समुद्री दस्युओं के रूप में देखते थे। और ऐसा सोचना उनका गलत नहीं था, सच्ची में ऐसा होता था। मंचू ने क्या करा, अपनी एक मजबूत नेवी बनाई, ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक वो उसे कंट्रोल नहीं रख पाए। तो मंचू के पास मजबूत नौसेना भी नहीं थी और ना ही वो बरकरार रख पाए। तो समुद्र में उपद्रवियों को रोकने के लिए उन्होंने किलेबंदी करी। तो मांचू की समस्या क्या थी, इनके पास एक अच्छी नौसेना नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा, किलेबंदी करी और ताकि कोई दिखे तो उसे वहीं पे मार गिराया जाए। तो यहाँ तक ये इंटरनल पॉलिटिक्स थी। तो अगर हम 17वीं सेंचुरी की बात करें तो चीन में कितनी घटनाएं घट रही हैं, 2 घटनाएं घट रही हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, पहली घटना क्या घट रही है कि यूरोपियंस लोग एक से एक करके वहाँ पर आ रही हैं। दूसरी बात यह है कि छिंग राजवंश सत्ता में आता है और गृह युद्ध चलता है 20 सालों तक, खतरनाक वाला, ठीक है। मांचू विरोधी लोग जो आते हैं उन्हें एक तरीके से मारा जाता है बड़े पैमाने पर। छिंग वंश ने क्या करा, अब छिंग वंश के लोगों ने यूरोपियों के साथ व्यापार करने के लिए वैसे तो मना कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ हद तक व्यापार की शुरुआत रखी। तो छिंग ने यूरोपियों के साथ पूरी तरीके से व्यापार को ख़त्म नहीं करा, बल्कि उन्होंने कहा कि कुछ एरिया से हम व्यापार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक जगह थी, कहाँ गई भाई, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं था, देखो छिंग राजाओं ने यूरोपियन लोगों के साथ व्यापार करने से मना,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छिंग राजाओं ने पूरी तरीके से यूरोपीय लोगों के साथ व्यापार करने के लिए मना कर दिया। वो यूरोपियन लोगों से व्यापार तो करना चाहते थे, यानी कि बाहरी लोगों को समुद्री लुटेरा तो एक तरीके से वो मान रहे हैं, बट वो उनके साथ पूरी तरीके से व्यापार करने के लिए मना भी नहीं कर रहे हैं। तो यूरोपीय राजाओं के साथ व्यापार तो करेंगे, लेकिन नियंत्रित, कंट्रोल, यानी कि हर जगह से नहीं, कुछ एरिया वो वहाँ पर टारगेट करेंगे कि जैसे मान लो ये पूरा का पूरा एरिया चीन है, तो हम उसके इस एरिया से सिर्फ यूरोपियन को एंट्री देंगे, या फिर इस एरिया से यूरोपियन को एंट्री देंगे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बंदरगाह था जिसका नाम था कैंटन। कौन सा बंदरगाह था? कैंटन बंदरगाह। तो समुद्र से जो व्यापार करने की शुरुआत की गई वो कहाँ से की गई? कैंटन से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि छिंग राजाओं ने यूरोपियों के साथ नियंत्रित व्यापार किया। विदेशियों के साथ व्यापार के लिए उन्होंने कुछ बंदरगाह को मुक्त रखा। जब छिंग का राजा था कांगशी, तो इसने क्या करा? यूरोपियों और जैसुइट लोग होते हैं, ये धर्म प्रचारक होते हैं, ईसाई धर्म प्रचारक होते हैं। इनका काम ये होता है जैसुइटों का कि वो ईसाई धर्म का स्थापना करेंगे और लोगों को बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म में क्या करेंगे? परिवर्तित करवाएंगे। ये सब बढ़िया चल रहा था मामला, यानी कि विदेशियों के साथ व्यापार भी बढ़िया चल रहा था। विदेशी लोगों को कुछ बंदरगाह दे दिए थे, भाई तुम यहाँ से अपना व्यापार कर लो, और जैसुइट का स्वागत किया गया कि आओ 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 भाई, अपना धर्म फैलाओ यहाँ पर और हमारे लोगों को अपने धर्म में धर्मांतरित कर लो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, माहौल चल रहा है बढ़िया, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो। लेकिन 1718 में राजाओं की रोम के पोप के साथ एक मतभेद हो गए। अब देखो, ईसाई धर्म का जो मुखिया था उस समय वो था पॉप, वो रोम में रहता था। जितने भी ईसाई लोग होते थे वो पॉप की ही बात मानते थे। पॉप एक धार्मिक गुरु था और सब लोग इसे बहुत इज्जत की नज़र से देखा जाता था। मोस्टली डिसीजन धार्मिक रूप से यही लेता था और रोम में इसका दबदबा था। लेकिन छिंग राजाओं के इनके साथ मतभेद हो गए पॉप के साथ। अब जब इनके मतभेद हुए, इन्होंने क्या कहा? वो जैसुइट हो, यहाँ से निकलो, यानी कि जैसुइट लोगों के खिलाफ इनका वो हो गया, विद्रोह हो गया। दूसरी बात इन्होंने क्या करा? इन्होंने ये कहा कि जो बंदरगाह से व्यापार हो रहा है यूरोपियों का, उस बंदरगाह से भी इन्होंने इन्हें निकाल दिया और केवल एक जगह दी इन्हें रहने के लिए, मकाओ द्वीप। तो व्यापार की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन ये कहा भाई यहाँ से निकलो, सिर्फ तुम एक ही जगह रहोगे। कहाँ पर? मकाओ द्वीप में। तो मकाओ, जो पॉप से संबंध खराब हुए, यहीं से यूरोपियन से संबंध खराब हो गए। यानी कि हम देखें तो चाइना का यूरोपियन कंट्री के साथ व्यापार चल रहा था, बढ़िया तरीके से चल रहा था, वहाँ के धर्म प्रचारक भी यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन धर्म से ही मुद्दा गड़बड़ हो गया। पॉप से मतभेद हो गए और पॉप से मतभेद के बाद इसने कहा कि भाई यहाँ से निकलो, व्यापार करो, मकाओ से करो, मकाओ में बैठो जाके। तो कुछ अंग्रेज व्यापारी बड़े खतरनाक थे, जैसे कि कैमोडोर एंसन, जेम्स फ्लिंट। इन्होंने पता क्या सोचा? इन्होंने सोचा अच्छा हमें भगा रहे हो, रुक जाओ, हमारे पास तो फोर्स है, ताकत है। तो इन्होंने ताकत के दम पर, यानी कि बल प्रयोग के माध्यम से चुनौती देने की कोशिश करी। लेकिन छिंग राजा तो शक्तिशाली थे, उन्होंने कहा अच्छा हमसे शरारत करोगे। तो छिंग राजा ने तीखी प्रक्रिया करी और 1757 में एक कैंटन को छोड़कर बाकी सारे बंदरगाहों को विदेशियों के लिए बंद ही कर दिया। यानी कि सिंपल सी बात थी, व्यापार व्यापार सब बढ़िया चल रहा था, पॉप से टकराहट हुई, धर्म का हिसाब किताब बना। उसके बाद इन्होंने क्या करा? इन्होंने सबको यहाँ से भगा दिया, कहा व्यापार करना है तो मकाओ से करो। तो कुछ अंग्रेजों को लगा कि हम ताकत के दम पर इन्हें हरा देंगे और पूरे के पूरे एरिया को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। और छिंग राजाओं ने यह कहा कि जाओ सिर्फ कैंटन से ही व्यापार करोगे, और सारी जगह से उन्होंने बंद कर दिया व्यापार और व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए। और यहीं से एक व्यवस्था आई जिसे हम कैंटन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो कैंटन व्यवस्था क्या थी? तो कैंटन व्यवस्था वो व्यापारिक प्रतिबंध है जो 1757 से लेकर 1842, यानी कि लगभग 90 साल तक, 87 ईयर तक ये चला मामला। तो कैंटन व्यवस्था क्या है? तो कैंटन व्यवस्था वो व्यापारिक प्रतिबंध है जो छिंग राजाओं ने यूरोपियन लोगों पर लगाए और ये कहा कि सिर्फ आप कैंटन नाम के बंदरगाह पर ही रहोगे, वहीं से व्यापार करोगे, बाकी जगह आप नहीं रहोगे। तो ये लोग क्या रहे? मकाओ द्वीप में रहते थे, व्यापार करते थे कैंटन से, कई बार इनके जहाज आते थे, यहाँ से वहाँ जाते थे, परिवार वगैरह रखने की इन्हें इजाज़त नहीं थी। इन लोगों पर कंट्रोल करने के लिए कुछ अधिकारियों को रखा छिंग राजाओं ने, और ये अधिकारी थे कोहांग। कोहांग कौन से अधिकारी थे? ये जाने माने सौदागरों की श्रेणी थी, मैंने यहाँ पर छोटे छोटे ये बना रखे हैं। तो कोहांग स्थानीय सौदागरों की श्रेणी थी, तो यानी कि ये लोकल चाइनीज़ लोग थे, ठीक है। और इन्हें व्यापार पर एक अधिकार मिला हुआ था, यानी कि छिंग राजाओं ने इन्हें मान्यता दे रखी थी, भाई तुम हमारी तरफ से व्यापार करोगे। इसके अलावा ये सारी चीज़ें, सारे का सारा मैनेजमेंट भी देखते थे। कौन? कोहांग। तो कैंटन व्यवस्था में एक अधिकारी होता था, इसका नाम क्या था? कोहांग था। ये सौदागरों की एक श्रेणी थी, लोकल चाइनीज़ लोग थे, ठीक है। इन्हें छिंग सरकार ने मान्यता दे रखी थी, ये सरकार की तरफ से सारे मैनेजमेंट देखते थे। विदेशी व्यापारियों को जो भी सुविधाएं दी जानी है वो सुविधा ये कोहांग लोग ही देते थे, और उनका अच्छा व्यवहार रहे इस चीज़ को भी वो देखते थे। कोई बंदा गलत व्यवहार करता था तो उसे भगा भी देते थे। ऐसे एक अधिकारी था जिसका नाम था लियांग युवांग। तो लियांग युवांग, जिसे कैंटन या गुआंगझोउ भी कहा जाता था, ठीक है भाई, ये पूरे के पूरे एरिया का एक वायसराय होता था और सीमा शुल्क भी इकट्ठा करता था। इसे होप्पो भी कहा जाता था। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कुल मिलाकर यह है कि चीन ने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे कुछ अधिकारियों की व्यवस्था करी, जिसमें से एक अधिकारी था कोहांग,
एक अधिकारी था लियांग वांग। ठीक है भाई। पश्चिमी व्यापारियों को किसी भी कारण से सीधे शाही अधिकारियों से संपर्क करने की छूट नहीं थी, यानी कि जो पश्चिमी व्यापारी थे ये जो राजा के अधिकारी हैं डायरेक्ट उनसे संपर्क नहीं कर सकते। इन्हें कोई भी शिकायत करनी है, कोई भी निवेदन करना है तो कोहांग से ही करेंगे, यानी कि राजाओं से मिलने की कोई इजाज़त नहीं है। अगर तुम्हें मिलना है तो हमने जो अधिकारी रखा है कोहांग, तुम उससे मिल सकते हो और किसी से नहीं मिल सकते। तो ऐसे पश्चिमी व्यापारियों को कोई शिकायत करनी नहीं होती थी, राजाओं को कोई मैसेज भेजना होता था तो ये राजाओं को मैसेज कैसे भेजते थे, शिकायत कैसे करते थे, कोहांग को कहते थे, या फिर जिससे व्यापार कर रहे हैं ना उन लोगों से कहते थे यार, जैसे घरेलू नौकर हो गए, दुभाषी हो गए या कैंपराडोर हो गए जो चीनी ही होते थे जिनका काम होता था कि वो हर चीज़ को संभालें, तो ऐसे उन लोगों से कह के अपनी बात आगे पहुंचाते थे। तो ये कैंटन व्यवस्था थी। कुल मिलाकर कैंटन व्यवस्था में व्यापारिक प्रतिबंध हैं, कुछ छोटे छोटे अधिकारी रख रखे हैं जिनका काम ये था कि वो यूरोपियन पर कंट्रोल रखें। और कुल मिलाकर कैंटन छोटा मोटा कोई बंदरगाह नहीं था, एक बड़ा बंदरगाह था जहाँ पर सारी की सारी सुविधाएं थी, सुविकसित बंदरगाह था। व्यापार के संचालन के लिए जो भी चीज़ें जरूरी होती हैं, जो भी सुविधाएं आपको चाहिए, जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सब कैंटन में मिलेगा, सारी आपूर्ति मिलेगी। लेकिन यूरोपियन लोग संतुष्ट नहीं हैं, वो तो ये सोच रहे हैं कि भाई हम कैंटन के अलावा पूरा का पूरा चाइना ही क्या कर लें, कंट्रोल कर लें। चीन से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, चाय आ रहा है, रेशम आ रहा है, दूसरी वस्तुएं आ रही हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें एकदम से बढ़िया तरीके से चल रही हैं। लेकिन यहीं से एक चीज़ की शुरुआत होगी और वो शुरुआत होगी अफीम की, और यहीं से माहौल बनेगा गड़बड़। तो होता क्या था कि चीन बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को चाय बेचता था, रेशम बेचता था और दूसरी वस्तुएं भी खरीद बेचता था। और जो लोग दूसरी वस्तुएं इनसे खरीदते थे वो बदले में देते थे चीन को चांदी, यानी कि ब्रिटिशर्स हो गए या यूरोपियंस हो गए। यूरोपियन क्या करते थे, चीन से बड़ी मात्रा में चाय खरीदते थे, रेशम खरीदते थे, चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदते थे। अब भाई सामान खरीदोगे तो बदले में कुछ देना तो पड़ेगा ना। अब बदले में जो ये लोग देते थे वो क्या देते थे, वो देते थे चांदी। अब भाई ये नुकसान होने लगा यूरोपियन को लगने लगा यार हमसे चाय लेते हैं, रेशम लेते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन लेते हैं और बदले में क्या देते हैं, सिल्वर देते हैं, चांदी देते हैं। तो ऐसे में यूरोपियंस को लगने लगा यार हमारे साथ घाटा हो रहा है, हम फ्री में इनसे सामान लें यार, और ये सामान फ्री में कैसे लें। तो इन लोगों ने क्या करा, चीनी लोगों को एक लत लगाई, लत, और वो लत थी किसकी, अफीम की। अब चीनी लोग, ये यूरोपियन लोगों को ये चीज़ मिल गई, ब्रिटिशर्स को ये चीज़ मिल गई, अफीम। और इन्होंने क्या करा, चाइनीज़ लोगों को अफीम देनी शुरू करी और चाइनीज़ लोग धीरे धीरे करके अफीम के आदी हो गए। अब भाई वो ना क्या करते थे, यूरोपियंस क्या करते थे, चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदते थे, चाय खरीदते थे, रेशम खरीदते थे और बदले में देते थे चांदी। अब इन्होंने क्या करा, अफीम बेचनी शुरू करी और बदले में लेनी शुरू करी चांदी। और यहीं से शुरुआत होती है किस व्यापार की, अफीम के व्यापार की। और यहीं से शुरुआत होगी अफीम के व्यापार की, और जहाँ से अफीम के व्यापार की शुरुआत होगी वहीं से अफीम के युद्ध की भी शुरुआत होगी। अब तक हमने चैप्टर में जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अफीम के व्यापार का कहाँ से शुरू होता है। तो अफीम के व्यापार का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ से शुरू होता है कि शुरुआत में तो देखो चीन की फॉरेन पॉलिसी कुछ थी नहीं, फिर धीरे धीरे करके 16वीं सेंचुरी में पुर्तगालियों का आना शुरू हुआ, 17वीं सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना शुरू हुआ, फ्रेंच लोगों का आना शुरू हुआ, अमेरिकन लोगों का आना शुरू हुआ। धीरे धीरे करके सब कुछ बढ़िया चल रहा था, व्यापार भी बढ़िया चल रहा था, बड़ी मात्रा में चीन रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदे भी जाते थे, लेकिन बदले में दी जाती थी चांदी, और ये घाटा लग रहा था उन्हें। और चांदी की जगह वो क्या लेकर आए, अफीम। अफीम का व्यापार कैसे शुरू होगा और ये युद्ध तक कैसे जाएगा, ये पढ़ेंगे इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।